सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों ने विगत दिनों में जो परीक्षा लिखी है उसमें कुछ कमियां भी रही है और विशेष करके वैकल्पिक प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों ने कुछ गलतियां की है और इसका शायद मुख्य कारण यही है कि हम पीडीएफ में दिया गया जो पाठ का सार है उसको सही ढंग से हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ज़रूर आप पीडीएफ में जो दिया गया है वो पाठ आप पढ़ें और साथ ही साथ यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो उसका प्रयोग करें। आप लोग उससे पढ़ें और मुख्य बिंदुओं पर हाइलाइट्स करके उनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें ताकि हम वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर सही दे सकें, क्योंकि इस बार कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। आगे हमारी बोर्ड परीक्षा है और वैकल्पिक प्रश्नों में यदि हम गलतियाँ करेंगे तो हमारे मार्क्स काफ़ी कट सकते हैं। सो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। खैर, आज हम वितान भाग 2 से अंतिम हमारा अध्याय, हमारा पाठ जो है डायरी के पन्ने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार एन फ्रैंक मात्र 13-14 वर्ष की आयु में 13 वर्ष की आयु में उन्होंने ये डायरी लिखी है। 15 वर्ष की आयु में नाजियों के यातनागृह में इनकी मृत्यु हो गई। तो केवल 13 और 14 वर्ष की आयु में हम अगर देखें तो मुश्किल से 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की ये उम्र होती है और उस समय इतने परिपक्व ढंग से लिखना बहुत बड़ी बात होती है। एन फ्रैंक की डायरी पढ़ने से पूर्व हम उनका थोड़ा सा परिचय। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नगर में हुआ था। इनकी लिखी डायरी मूलतः डच भाषा में लिखी गई है। 1947 में इसे प्रकाशित किया गया था। बाद में 1952 में ये अंग्रेजी भाषा में इसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित किया गया है। ये इनकी प्रसिद्धि का खास कारण है। वैसे तो हम देखें तो ये डायरी जो है वो संसार में सबसे अधिक पढ़ने वाली पुस्तकों में से एक है। तो इसी बात से इसकी प्रसिद्धि का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही इस डायरी पर संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। और दूसरा मूल कारण है, इस पर अनेक धारावाहिक फिल्म बनी हुई है, साथ ही अनेक नाटक भी बने हैं। तो यही इसका मूल कारण है, इसकी प्रसिद्धि का मूल कारण है। मात्र 15 वर्ष की आयु में इनकी, अल्पायु में बोल सकते हैं हम, इनकी मृत्यु नाजियों के यातनागृह में हो गई थी। ये डायरी मूलतः यहूदियों पर हुए अत्याचारों को बयां करती है और साथ ही साथ पारिवारिक बातें, उनकी स्वयं की बचपन में किस प्रकार अपने माता पिता के द्वारा अपनी बहन के साथ किस प्रकार की जीवनचर्या चली, उसके बारे में भी इसका ब्यौरा मिलता है। युद्ध की बात तो इसमें दर्शाई गई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक डायरी के रूप में प्रस्तुत भी किया है। लेकिन साथ ही साथ विभिन्न संवेदनाओं को पूरते हुए मार्मिक ढंग से इन्होंने ये प्रस्तुत किया है। इनमें नारियों के संबंध में भी बात कही है, स्त्रियों के संबंध में भी एक परिपक्व कल्पना इनकी है, परिपक्व जानकारी वास्तव में हम कह सकते हैं। तो आइए हम
इस पाठ को पढ़ेंगे। हम यहाँ पर संक्षिप्त में कुछ बिंदुओं के आधार पर इस पाठ को पढ़ेंगे। आप लोग PDF या आपके पास यदि पुस्तक हो तो ज़रूर क्रमबद्ध तरीके से इसे पूरा पढ़ें, ताकि क्योंकि हमने देखा है कि वितान में जो दिए गए हैं प्रश्न वो वैकल्पिक आधार पर ही दिए गए हैं। सो पाठ के बीच में से इसे पूछा गया है। पाठ की रूपरेखा, एन फ्रैंक द्वारा लिखी डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये सन 1952 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई, जो इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय का साक्षात अनुभव करवाती है। आतंक और दर्दनाक अनुभव, यहाँ पर उस भयानक दौर के बारे में बताया गया है। ये केवल इतिहासकार की निगाह से नहीं बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से इसे देखा गया है। वहाँ पर किस प्रकार उन्होंने अपने 2 वर्ष जो नज़रबंदी के रूप में अज्ञातवास के रूप में अपना बिताए हैं, उसके उस भयानक स्थिति के बारे में बयां करती है। पाठ को हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे, विभिन्न तारीख, विभिन्न दिनांक के माध्यम से। सबसे पहले 8 और 10 जुलाई सन 1942। लेखिका ने 8 जुलाई सन 1942 में डायरी लिखना प्रारंभ की थी। युद्ध के दौरान 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक गुप्त स्थान पर अज्ञातवास के रूप में रहे। इनमें से एक एन फ्रैंक के परिवार, जिसमें उनके माता पिता, उनकी बड़ी बहन मार्गरेट, और दूसरा परिवार वान दंपति का था, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस वान दंपति और उनका 16 वर्षीय पुत्र पीटर। इनके साथ एक और व्यक्ति रहता था, मिस्टर डसेल। एन फ्रैंक ने डर, आतंक, भूख, गरीबी, मानवीयता, प्रेम, घृणा, प्यास और पकड़े जाने का डर, ये खौफ, इसके बारे में अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है। ये सब एन के पापा के दफ्तर में छिपे थे। सबसे पहले पाठ हम पढ़ेंगे, उसमें नाजियों के द्वारा मार्गरेट को बुलावा आया था और इसीलिए उन्होंने तुरंत अपना मकान खाली कर अपना सामान व्यवस्थित ढंग से, अव्यवस्थित ढंग से, दोनों तरफ से कह सकते हैं, बहुत जल्दी उनके पापा के दफ्तर में एक गुप्त रूप से वहाँ पर रहने के लिए 9 तारीख को दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में उन्होंने लिखा है। एन फ्रैंक ने बिल्डिंग के बारे में लिखा कि बिल्डिंग में कहाँ पर किस प्रकार जाया जाता है, कहाँ पर कौन से कितने कमरे हैं। और 10 तारीख को उन्होंने, लेखिका ने, अपने दिन भर की जो दिनचर्या है, विशेष करके उनके पापा के साथ सामान वगैरह जमाना, कमरे की या घर की सफाई करना, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरा हम देखेंगे 28 नवंबर और 19 मार्च 1942। 28 नवंबर को एन ने लिखा है कि उसने वह समय किस प्रकार डर डर कर बिताया है, क्योंकि यहूदियों को ढूंढकर यातना गृह में डालकर उनको विभिन्न यातनाएं दी जाती थी और उनको ये डर था कि कहीं हमें ढूंढ लेंगे, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हमें भी इस प्रकार यातना गृह में विभिन्न यातना भोगनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि डर डर कर वो समय बिताया। दूसरा, पारिवारिक बातें करते हुए एन ने लिखा है कि मिस्टर डसेल, जो कि एक चुगलखोर के रूप में बताया, उनकी मम्मी को उनके बारे में उनकी बातें
चुगली के रूप में वो बताते थे। और बाद में उनकी मम्मी भी वही चुगली उपदेशात्मक रूप से, उपदेश के रूप में सुनाती थी। हम भी सुनते हैं बहुत बार, मम्मी पापा बड़ा, इसीलिए यहाँ पर उपदेशात्मक, कभी कभी लगते हैं कि अच्छी कोई बात कर रहे हैं माता पिता तो हमको ये लगता है कि उपदेश दे रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर वही भावना एक बालिका ने अनुभव किया और वो कहती है कि मिस्टर डसेल द्वारा की गई चुगली मम्मी उपदेशात्मक रूप से उन्हें फिर से सुनाती थी। एन ने अपनी गलतियों के बारे में भी लिखा है, स्वयं कुछ गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश भी उन्होंने की। वो लिखती भी है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारती हूँ, सुधार लूँगी। इस पर वह कभी हंसती है तो कभी रो लेती है। 19 मार्च को एन ने लिखा है कि 1000 गिल्डर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किए जाने पर कालाबाजारी बढ़ गई थी। यहाँ पर हम देखें, अभी फिलहाल कुछ समय पूर्व ही हमारे भारत में भी, हमारे यहाँ पर भी, हमारे देश में नोटबंदी हुई। आप अच्छी तरह जानते हैं नोटबंदी होने के क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार उनको कालाबाजारी पर रोक करने के लिए है। विभिन्न अवैध मुद्राओं को, जो काला धन बोलेंगे, वो निकल नहीं सकता है। तो ये शायद उस समय 1000 गिल्डर के नोट पर भी उसको अवैध मुद्रा घोषित की थी। उसका मुख्य कारण था कालाबाजारी बंद करना, और इसीलिए कालाबाजारी करने वालों को बड़ा झटका लगा था। तो इस यहाँ पर हम देखें कि घर के बारे में तो बात कही, साथ में एक आर्थिक स्थिति को भी समझने की क्षमता थी। कितनी संवेदनशील लड़की थी, ये हम इस बारे में इस बात से हम समझ सकते हैं। 23 नवंबर 28 जनवरी 23 जनवरी को एन ने लिखा है कि उसे राजसी परिवारों या उसकी वंशावली में रुचि हुई है। साथ ही वह फिल्मी कलाकारों के विभिन्न तस्वीरें काटकर एक एल्बम के रूप में बनाती थी। तो इस प्रकार वह अपना समय व्यतीत करती थी। 28 जनवरी को एन लिखती है कि मिसेज वानदान की हर कहानी सुनकर वह उब चुकी है। मिसेज वानदान हमारे यहाँ पर भी बहुत बार, अगर हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आज की स्थिति यही है शायद, तो कुछ बातें बताते हैं तो वो बातें बहुत बार रिपीट हो जाती, बोलते हैं ना, पुनः दोहराई जाती है। तो उससे बार बार सुनने में इंसान ऊब जाता है। यहाँ पर भी एन वही बात लिखती है कि मिसेज वानदान अपनी कहानियाँ जो बताती थी, दोहराती थी, इसलिए वह ऊब जाती थी। साथ में मिस्टर डसेल की पुरानी बातें वो भी बार बार दोहराते थे, बताते थे। जैसे घोड़ों की दौड़, लीक करती नावें, 4 साल की उम्र में तैरने की बात। तो कभी कभी बच्चों को बड़ा अलग लगता है कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उससे वह उबते हैं। और उसी मानसिकता को यहाँ पर एन के द्वारा लिखा गया है। आगे हम देखें 29 मार्च 1944। 29 मार्च को एन ने लिखा है कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली विभिन्न डायरियां, पत्र, उनको इकट्ठा किया जाएगा। यह सुनकर एन भी बहुत आनंदित, प्रसन्नचित्त हुई, क्योंकि वह स्वयं एक डायरी लिख रही थी। उसको भी एक अलग अनुभव शायद हुआ होगा उस समय कि मेरी भी डायरी प्रकाशित होगी या नहीं। खैर, बाद में नाजियों के द्वारा इन बहुत सारी डायरियों को या पत्रों को जला भी दिया था, खत्म कर दिया था, जो दस्तावेज के रूप में थे। लेकिन एन फ्रैंक की मृत्यु के बाद उनके पिता फ्रैंक ने उस डायरी को प्रकाशित किया था। यहाँ पर डच लोगों के बारे में भी लिखती है कि उनकी नैतिकता अच्छी नहीं है।
वे सभी भूखे हैं। उनके यहाँ 1-2 हफ्ते का 2 दिन भी, जो 1 हफ्ते में जो भोजन दिया जाता था या कुछ सामान जो भी है, वो हफ्ते के नाम से दिया जाता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से 2 दिन चलता था। तो किस प्रकार उन्होंने अपना जो समय है, विकट समय, किस प्रकार व्यतीत किया होगा, एक भूखे रहकर, आधी भूख रहकर, हो सकता है। तो इसलिए वह कहती है कि डच लोग की नैतिकता अच्छी नहीं है, लेकिन पुनः वह यह भी कहती है कि सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। सभी नहीं है, कुछ लोग इस पक्ष में हैं। आगे हम देखें 11 अप्रैल सन 1944। 11 अप्रैल को एन लिखती है, उस समय शनिवार का दिन था और अचानक गोलाबारी हो गई। भीषण गोलाबारी में एन काफ़ी डर गई थी। उनके पिता ने बाद में उसे छत से नीचे उतरने को कहा था। उसका रंग फीका पड़ गया था क्योंकि लगातार गोलाबारी हो रही थी। उनके पापा ने उसे इसलिए जल्दी नीचे आने को कहा। घर के सभी व्यक्ति विशेष सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा। वास्तव में वहाँ के हालात निरंतर बिगड़ते जा रहे थे। तो यहाँ पर हम देखें, पहले एक मुद्रा के बारे में बात करते हुए आर्थिक स्थिति के बारे में भी 13 वर्ष की बालिका लिखती है। साथ ही युद्ध के समय किस प्रकार की स्थितियाँ या हालात बिगड़ जाते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। अंतिम बिंदु में हम देखेंगे 13 जून 1944। एन अपनी डायरी में लिखती है, 13 जून, डच लोग ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं। वो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अज्ञातवास में रहकर वह कुछ नहीं कर रहा। उन्हें कायर भी कहा जाता है। वह पीटर के बारे में कहती है, पीटर के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि वह पीटर को पसंद करती है, लेकिन वह उसे एक अच्छा दोस्त मानती है, केवल मात्र दोस्त, क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं वह शायद वह नहीं समझ पाता है। वह इसीलिए कहती है ना कि क्योंकि वह मानती है कि पीटर का स्वभाव उससे भिन्न है, अलग है। स्वभाव अगर भिन्न है तो निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना नहीं हो सकती है। एन कहती भी है उसके व्यवहार से शायद कुछ रूखापन व्यवहार है, एकाकीपन का व्यवहार है, इसीलिए उसे घमंडी कहते हैं, समझते हैं। परंतु वह सोचती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। यहाँ कुछ बात हम करते हैं एकाकीपन की। ये डायरी लिखने का कारण भी शायद सबसे बड़ा कारण एकाकीपन का ही है। एन अपने माता पिता, बहन पीटर से इस प्रकार अपने बातों को शेयर करना, बात करना चाहती थी, लेकिन उसे सब शायद नहीं समझते थे। शायद उम्र है, छोटी उम्र की है या घमंडी है, यह सोचकर वह बात नहीं करते थे और निश्चित रूप से वह अकेली रहती। और इसी एकाकीपन के कारण उसने अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी के नाम से यह डायरी लिखी है। ये डायरी पूरी किट्टी के नाम से संबोधित है और उसका मूल कारण यही एकाकीपन है, अकेलापन है। निश्चित रूप से उसकी माँ अगर उससे समझती, उससे बातें करती, या पीटर उससे बातें करता, या मिस्टर डसेल जो चुगली न करके उससे उस ढंग से समझाता, निश्चित रूप से अलग से अकेलेपन का एहसास नहीं होता, या शायद हो सकता है कि डायरी भी नहीं लिखती। लेकिन जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। आज हम उस डायरी को पढ़ते हैं, उनके भावों को समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एन ने नारियों के बारे में भी लिखा है। एक 13 वर्ष की आयु में एन ने नारियों के प्रति हुए अत्याचारों को भी समझा है। स्त्रियों की दयनीय स्थिति के बारे में वह लिखती है। नारियों के प्रति लिखती है कि नारियां केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। आमतौर पे उन्होंने यही देखा है कि उस समय पुरुष प्रधान
समाज था और पुरुष स्त्रियों को केवल घर में घर के कार्यों के बारे में ही उससे ज़्यादा उससे स्वतंत्रता नहीं थी। एन इसीलिए लिखती है कि क्या नारियों के लिए स्वतंत्रता नहीं है, वह नारियों को स्वतंत्र रहकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने ये लिखा भी है कि इतना सब कुछ करने के बाद एक पुरुष जो है वो इतनी यातना नहीं झेल सकता जितनी यातनाएं नारियां झेलती हैं। लिखती है इसीलिए कि फिर भी समाज उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं देता। औरतों की मुश्किलों को पुरुष से कम पुरुष कभी भी नहीं झेल सकते, लिखा है उन्होंने बाद के लिए भी लिखा है। लेखिका को विश्वास है कि अगली सदी में औरतों को और अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि इस डायरी में उन्होंने विभिन्न तारीखों में अपने अनुभव लिखे, जिसमें स्वयं की बचपन की बातें भी है, तो पारिवारिक बातें हैं, सामाजिक बात भी है, आर्थिक बात भी, राजनीतिक स्तर की बातें भी है और समाज में नारियों का किस प्रकार की स्थिति, दयनीय स्थिति को उन्होंने किस प्रकार उभारा है। निश्चित रूप से एक 13 या 14 वर्ष की बालिका के लिए ये सोचने समझने की शक्ति कितनी बड़ी है ये हम समझते हैं। तो आप लोग इन बिंदुओं के आधार पर मैं अभी फ़िलहाल बताया, लेकिन आप ज़रूर PDF में और अपनी पाठ्य पुस्तक में ये पूरी आप डायरी क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। वैसे आप लोगों ने कक्षा 10वीं में इंग्लिश में सप्लीमेंट्री कोर्स में भी एन फ्रैंक की डायरी आपने पढ़ी है, तो और अच्छी तरह आप लोग इसे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। धन्यवाद।